हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 1 ऑफ द लॉ, बिजनेस लॉ में। देखिए, उसमें हम सीखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम साइड में आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के साइड में यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ, तो वो भी हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो कुछ पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम जाएंगे। अगर कुछ डिटेलिंग लगेगा तो फिर हम एक्स्ट्रा उसमें यूज़ करेंगे। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है, तो वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे की पढ़े फिर हम स्टार्ट करेंगे। लॉ होना जरूरी, अगर लॉ नहीं होगा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कुछ भी, कोई भी लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या किसी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर लॉ नहीं हुए। अगर बिजनेस में ही अगर लॉ नहीं हुआ तो कोई भी हमें फ्रॉड कर सकता है, हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में, और इट वॉज कम टू फोर्स ऑन द September 1st 1872 में। और इसका जो देखा जाए, इसमें एक्ट के बारे में बताता है ये, to define the certain part of the law related to the contract। इसमें हम वो पढ़ेंगे जो लॉज कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटिव होते हैं। तो होता है क्या है वो हम देखेंगे, और मैं आपको यहाँ पे कुछ अगर एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम एग्जांपल्स के थ्रू भी पढ़ेंगे। अब इसमें अलग अलग लिखा है कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट सेक्शंस या पार्ट्स में डिवाइड किया। कोई गारंटी के हो गया, बेल पेंट्स में हो गया, प्लेज के लिए हो गया, एजेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ हो सकते हैं। तो अब तो आ जाते हैं हम, सबसे मेन पार्ट होता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कि यहाँ पे जो इंडियन टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो वो आया था सेक्शन 2 सबसेक्शन H में। जो भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना उसको सब सेक्शंस बोलते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं। ये चीज़ आप वर्ड्स में ध्यान रखना पहले। तो कौन सा है, तो उसमें क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट हो जो लॉ से रिलेटिव हो वो इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग लोग भी आएंगे, सामने वाला भी है और हम भी हैं, दो पार्टीज आती हैं, इसमें एग्रीमेंट बनता है, दोनों के बीच में साइन वाइन होते हैं, नाम पता होता, सब कुछ होता है। तो यही सब इसमें हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम दो टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है क्या, तो ये जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन E में आता है, एग्रीमेंट के बारे में बोलते हैं कि जहाँ पे दो पर्सन प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, फॉर द सर्टन ऑफ थिंग के लिए प्रॉमिस करते हैं, कंसिडर करते हैं टू द ईच अदर। जैसे कोई एक वर्कर हो गया और एक सामने कोई होगा जो खरीदने, दोनों के बीच में क्या बनता है, एग्रीमेंट बन जाता है कि ये सामान आज से तेरा है और तूने मुझे इसका पैसा दे दिया। इस तरीके से एग्रीमेंट। और ज़रूरी नहीं एग्रीमेंट तुम्हारे लिए रिटर्न में भी हो, ओरल एग्रीमेंट से लिए भी हो जाता है। जैसे हम बिल ले लिया हो या रेंट पे कर लिया, तो अलग अलग तरीके से एग्रीमेंट बन जाते हैं। अब ये सेक्शन 2 सब सेक्शन B में promises as when the person to whom the proposal is made signifies his or said hereto propose to say to accept the proposal that accept become a promise। जब मैं किसी को बोलूँगी ये चीज़ है, इस चीज़ का एग्रीमेंट बन रहे हैं, और जब तक वो सामने वाला उसके लिए हाँ नहीं पर बोलता है तब तक वो एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर मैं नॉर्मली बोल दूँ, अगर स्वीट एंड स्वीट एग्जांपल्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक लड़का है लड़की है, लड़की प्रपोज करती है कोई लड़के को, लड़का हाँ नहीं बोलेगा तब तो साथ में नहीं रहेंगे, मतलब कपल्स नहीं हो सकते। वैसे ही जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब वो प्रपोजल नहीं लाएगा, उस व्यक्ति से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो प्रपोजल हाँ नहीं होगा। तो प्रपोजल हाँ नहीं होगा तो वो प्रॉमिस नहीं होगा। तो ये सब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब क्या बोलते हैं, फॉलोइंग पॉइंट इमेज फ्रॉम द अबाउट डिफाइन व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज, हम जो व्यक्ति उसमें हम प्रपोजल मेड कर रहे हैं, फिर सिग्निफाई करते, असेचली करते, ये सब।
अब एग्रीमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम ऑफर भी देते हैं या प्रपोजल देते हैं। जब वो ऑफर हो या वो प्रपोजल हो, दोनों एक्सेप्टेंस हो जाए, दोनों जब एक्सेप्टेंस हो जाए तभी हम उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं बोला जाए तो यहाँ पे हमें, जैसे भी हमारा एग्रीमेंट ली है, तो अगर एग्रीमेंट के लिए मुझे या इसके लिए मुझे ऑफर लगेगा, बराबर, प्लस वो सामने वाला उसको एक्सेप्टेंस करना चाहिए, एक्सेप्ट करेगा। मतलब जैसे अगर एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्ट, तब तक वो ऑफर उसको मिलेगा नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो क्या एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो ये दोनों साथ में होने चाहिए, तभी हम उसको बोला जा सकता है कि एग्रीमेंट। अब आता है कि एनफोर्सिबिलिटी बाय द लॉ। अब लॉ में जो हम चीज़ें करेंगे, लॉ बोलना है, लॉ मतलब क्या होना चाहिए, सभी कुछ क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कुछ भी चीज़ अनलीगली या इलीगली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें भी हमें वहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट का हमने एग्रीमेंट देख लिया। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब वो होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट भी होना चाहिए, एग्रीमेंटली मतलब एक्सेप्ट प्रपोजल ऑफर भी होना चाहिए, एक्सेप्ट भी होना चाहिए और एनफोर्स बाय द लॉ, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तीनों चीज़ें अगर हो रही हो तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्रीमेंट। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल दिए हैं। एग्री विद बी टू सेल द कार ₹2 lakh टू बी, या द ए इज अंडर द ऑब्लिगेंस टू गिव द कार टू बी एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव द कार ऑन द पेमेंट ऑफ ₹2 lakh, एंड ऑल्सो बी इज अंडर टू ऑब्लिगेट टू पे द 2 lakh टू ए एंड ए हैज अ राइट टू रिसीव द 2 lakh। इसका मैं ना लिख के दिखाती हूँ किस तरीके से क्या होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए, बराबर, और सामने हमारा पार्टी कौन है, बी। तो ये ए और बी हो गया। ए और बी के बीच में है ना एग्रीमेंटली बना जा रहा है। तो जब पे ए बोलता है कि तुम्हें अगर कार चाहिए बी को, तो तुम्हें कितना कार के लिए, तो तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। ए बोलता है अगर तुम्हें कार चाहिए तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 2 लाख। तो दोनों क्या बोलते हैं, बी क्या बोलते हैं, हाँ चलेगा, चलेगा। तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। तो वो क्या देगा, कार देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझ गया। तो यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे मैंने बी लिखा है। तो अगर ए बी को कार देता है तो कार देने के लिए उसको बी को सामने वाले से कितना पैसा देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच में जो बताया है, तो उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लोग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि दोनों के बीच में, जहाँ पे एक सामने वाला बायर है, एक सेलर है, और दोनों ने लीगली काम किए हैं। दोनों एक दूसरे को एक कार देगा तो उसके बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया, वो हम समझते हैं कि वो होता है कि नहीं होता है। अ फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिज पॉकेट अलाउडेंस और ₹500 एवरी मंथ। एक पापा है एक साइड और एक साइड तो बच्चा है। पापा बोलता है कि बच्चे को कि मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये दूंगा, बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर। बच्चा लेट हो जाए, मतलब जो पापा है वो लेट हो गए पैसा देने के लिए। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट। जैसे ऊपर वाले में अगर वो 2 लाख रुपए नहीं दे, अगर बी 2 लाख रुपए नहीं दे या बी 2 लाख रुपए दे दे और अगर ए उसको कार्ड नहीं दे, तो वहाँ पे वो कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये सोशली एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट इसलिए कि पापा ने उसको प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस का तो मैंने बोला था आपको, ऑफर करे, प्रॉमिस करे या प्रपोजल करे। तो पापा ने तो प्रॉमिस किया बच्चे को, मैं तेरे को हर महीने 500 रुपये दूंगा। लेकिन पापा लेट हो गए तो बच्चा जाके कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो लीगली नहीं है।
लीगली मतलब लॉ के हिसाब से, यहाँ पे लेन देन हो रहा हो वहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा है, वो लीगल रिलेशनशिप में आता ही नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बिजनेस लॉ के दिखा आप देखेंगे, सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील अदर ओनली सच ऑब्लिगेट विच आर रिफर्स फ्रॉम एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स क्या होता है और अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका डिफ्रेंशिएट दिया है। एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें ऑफर भी हो और एक्सेप्ट भी हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे ऑफर मतलब एग्रीमेंट तो बोला ना, एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर एक्सेप्ट ना, तो ऑफर एक्सेप्ट एंड लीगली होना चाहिए। जहाँ पे दोनों जो पार्टी होती है वो बहुत लीगल भी हो सकती है या सोशल एग्रीमेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो लीगली होने चाहिए। नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेट, यहाँ पे ऑब्लिगेट को लीगली नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, पार्टीज की राइट्स होती हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट्स बनाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है एग्रीमेंट, इसलिए वो होता है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते वो देखेंगे। एज पर द बाय द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, एग्रीमेंट्स फ्री एग्रीमेंट्स में दो पार्टीज हो गई। फ्री कॉन्सेप्ट में क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स हो गए। कंप्लीट ऑफ पार्टी फुलफिल ऑफ लीगल फॉर्मुलेशन, लॉफुल कंसेप्ट क्रिएटिव मीनिंग, लीगली ऑब्जेक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सेप्ट डिले बाय द वोट एज पर द सेक्शन 24 to 30 एंड 56, ये सब आता है। इसके बारे में और हम देखते हैं क्या है कि जब तक आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा ना तो समझ नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे। मतलब जो हमें समझ में यहाँ पे पूछेंगे ये लीगली है, लीगल नहीं है, वॉइड है, वैलिड है, नहीं है, क्यों नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में आते हैं। तो ऑल द एग्रीमेंट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लॉफुल कॉन्सेप्ट विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सेप्ट डिले टू अवॉइड। बोला है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फ्री कॉन्सेप्ट पार्टी मतलब कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कुछ भी अनलॉफुल्स नहीं होने चाहिए, और वो कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, तो ही हम एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब दो पार्टी तो कोई भी हो सकती है। वन कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द रिलेटिव्स टू पार्टी, वन पार्टी मेक द ऑफर एंड अदर पार्टी मेक द एक्सेप्ट। बराबर, एक पार्टी ऑफर करती है तो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। जैसे यहाँ पे दिया है, अगर नेचर, एक कंपनी, यूनिवर्सिटीज आर द पार्टीज। और यहाँ पे एक जिसमें आ जाता है सेलर या बायर हो जाता है, इस तरीके। द पार्टी मस्ट इंस्टेंट टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेंट्स, लीगली ऑब्लिगेंट्स होने चाहिए। कैसे, द पार्टी द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, क्रिएट अ लीगल रिलेशन बिटवीन, मतलब एक तरह से हम लीगल रिलेशनशिप बना देते हैं जहाँ पे सोशली या डोमेस्टिकल टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्स द कोर्ट ऑफ लॉ। सोशली हो गया या डोमेस्टिकल टाइप्स चीज़ें हो जाती है, वहाँ पे हम कोर्ट के पास नहीं जाते लड़ने के लिए। देखो नीचे एग्जांपल दिए, हस्बैंड एग्री टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज अ मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। हस्बैंड ने वाइफ को बोला, जैसे हमने ऊपर सन और बेटे का देखा था, जिसमें बोला क्या था, सन बोलता है बेटा, सन और बेटा ही बोल रहे, पापा और बेटे की बात होती है। पापा बोलते हर महीने देखो मैं पैसा दूंगा, पापा भूल गए। अब बेटा जाके कोर्ट में तो फाइल नहीं कर सकता ना। जैसे यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ दिया है, तो वाइफ हस्बैंड के लिए जाके कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती कि मेरा पति मुझे 500 हर महीने पैसा नहीं देता है मेंटेनेंस के लिए। तो क्यों, क्योंकि वो सोशली एग्रीमेंट्स में नहीं आता है, सोशली एग्रीमेंट हो जाता है इसलिए। लेकिन वही अगर जैसे हमने ऊपर देखा था कार वाला, वही वाला उदाहरण ले लो कि दोनों ने एग्रीमेंट बनाया, दोनों ने बोला है कि हम देंगे, तो वहाँ पे करना पड़ेगा। बोला है, लिखपोला प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन if the son passed the CA exam. On the passing of exam, son claimed the money. The son could not recover as it was the socially agreement. पापा पैसा, वो जो आदमी है वो पैसा दे या ना दे, ये लड़का जो सन है इसके पापा से पैसा, पापा ने बोल दिया बेटा तो CA पास हो जाते को मैं 5 लाख रुपए दूंगा, बेटा पास हो गया। अब बेटा ने जाके वो क्लेम तो कर सकता है कि पापा लाओ मेरे 5 लाख रुपए, मैं पास हो गया। पापा दे या ना दे, पापा की मर्जी यार, वो तो सोशल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट किधर है यार, ना एग्रीमेंट बना, ना साइन हुआ, ना एक्सेप्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, बोल दिया पापा ने, बच्चा भी खुश खुश में पढ़ लिया, हो गया पास, जिंदाबाद।
ऐसी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल 7 देख लेते हैं। ए सोल्ड द गुड्स टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन द 30 डे। ए ना सोल्ड करता है बी को एक कंडीशन पे कि तुझे ना 30 दिन के अंदर अंदर पैसे मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैं अगर कुछ सब्जी बेच रही हूँ, यहाँ पे सेल आउट कर रही हूँ, मैं सब्जी बेचने चली हूँ, चलो मैंने सब्जी है ना क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस मालूम है ना, जब फ्यूचर में पेमेंट करते हैं उसके बारे में। तुम लोग आते हो सब्जी लेते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैंने बोला ठीक है मैं तुम सब्जी लेके जाऊँ, लेकिन मेरे को 30 दिन के अंदर पैसे ला के दे देना, बराबर। मैंने ऑफर रखा, तुमने एक्सेप्ट किया नहीं किया? हाँ, कि ठीक है मैं तुम्हें 30 दिन के अंदर अंदर पैसे ला के दे दूंगा। बी बेचारा भूल गया, पैसे उसके पास आए नहीं, फेल हो गया पैसा देने के लिए टाइम पे, तो ए क्या कोर्ट में जाएगा क्या? अरे हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बी ने भी प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें सामान जो लिया था सामान के बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना, तो वो मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ और तुम्हारे अगेंस्ट में फाइल केस कर सकती हूँ। ऑफर फॉर्म अदर फॉर्मेलिटी टू कंप्लीट विद सर्टेन केसेस, अलग अलग केसेस आते हैं जिसमें वैलिड भी होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होना चाहिए वो रिटर्न में ही होना चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट में जाके प्रूफ दिखाना रहता है ना कि ये देखो लिखा हुआ है एविडेंस की तरह, इसलिए। Creatance of meaning. The agreement must be certain and not vague or identified. A agreed to sell to B a 100 ton of oil. There is nothing certain in order to show that kind of oil was interested for. A ने एग्री किया है, क्या किया है बता, तुझे को समझो, मैं अगर सेल करूँ यहाँ पे ऑयल, मेरे पास है ना पूरा ऑयल्स के अलग अलग टाइप्स के ऑयल्स रखती हूँ। अभी ऑयल्स के नाम मैं नहीं ले रही, कौन सा ऑयल है मेरे को इतना याद नहीं है। तो मैं ऑयल बेच रही हूँ, तो तुम लोग आते हो कि मेरे को ना ऑयल चाहिए, 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए। तुमने सब वर्ड क्या यूज़ किया, सिर्फ ऑयल यूज़ किया। तुमने और कुछ बोला है कि मेरे को ये ठिकाना कंपनी का, ये कंपनी का ठिकाना का, ये एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी का या ये कंपनी का मेरे को ऑयल चाहिए, नहीं बोला है ना। तो फिर तुम्हें तो जो भी मैं ऑयल दूँ तुम उसी में जी लोगे, तुम्हें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही अगर तुमने मुझे पर्टिकुलर ऑयल के बारे में बताया है और अगर मैं वो ऑयल जैसे ऑर्डर डिलीवरी करते हो, अगर तुम्हारे घर पे वो ऑयल नहीं पूछा और कोई ऑयल पहुँच जाए तो तुम मेरे पर चढ़ जाओगे ना सिर पे, अरे मैंने ये ऑयल बोला, तुमने ये ऑयल नहीं दिया, तुमने मुझे ये ऑयल दे दिया है, ये वो चालू हो जाता है। तो इस तरीके से भी होते हैं। तो XYZ Limited agreed to lease the land of Mr. B for the identified years. The contract is not valid as the period of lease is non-mentioned. बराबर, यहाँ पे कितने साल के लिए वो मिस्टर बी ए की जमीन XYZ लिमिटेड ले रहा है, तो हमें नहीं मालूम है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, नॉट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं रहा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, मतलब वो सडन टाइम या ईयरली वहाँ पे दिखाने चाहिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी केपेबल टू परफॉर्मेंस, कि हम जो भी एग्रीमेंट बनाए वो परफॉर्मेंस करने लायक होना चाहिए। ऐसे नहीं बोल दे जा चांद का टुकड़ा तोड़ के लेके आ जा, तो ये क्या मैं अभी चांद का टुकड़ा तोड़ के लेके आऊँ, वो सीरियल की तरह नहीं है चलो चांद का टुकड़ा तोड़ के लेके आ जाते हैं। तो जब ऐसा नहीं हो तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट होता ही नहीं है। और एग्रीमेंट इज नॉट इम्पॉसिबल टू इटसेल्फ, कैन नॉट बी एनफोर्स। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ए एग्री विद बी टू डिस्कवर द ट्रेजर ऑफ मैजिक, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स एट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। ट्रेजर्स ऑफ मैजिक, कुछ तो मैजिक शो होगा, मेरे को ये मालूम नहीं क्या है, कौन सा शो है। तो ए बोलता है, जैसे मैंने अभी बोला आपको चांद का टुकड़ा लेके आओ, तो मुझे कोई एनफोर्स नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई ये नहीं कर सकता कि कोर्ट में जाना पड़ेगा, तूने मेरे लिए चांद का टुकड़ा नहीं लेके आए, ये सब। तो जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए तुम एग्रीमेंटली नहीं बना सकते। अब यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताए हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो ऑफर होगा, एक्सेप्ट होगा, फ्री कंसेंट होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए, लीगली फॉर्मेट होंगे, नो डिले टू बी अवॉइड, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस, सर्टेंस ऑफ मीनिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए।
तो एक एक करके हम देखते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, जो ऑफर भी हो, एक्सेप्ट भी है, ऑफर एंड एक्सेप्ट होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एस्टेंट एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। जो भी हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जब तक वो ऑफर नहीं हो, एक्सेप्ट नहीं हो और वो लीगली नहीं हो, तब तक हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। फ्री कॉन्सेप्ट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट विद दे एग्री अपॉन द सेम टाइम इन द सेम सेंस। तो इसके बारे में नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, समझेगा। द ए हु ऑन 2 कार इज सेलिंग द रेड कार टू बी थिंक इट इज ही इज परचेज द ब्लैक कार। देखो ए क्या कर रहा है, 2 कार बेच रहा है। दोनों कार कौन से कलर की हैं यहाँ पे मैं बता दूँ, ये देखो फटाफट देखो, दोनों कार कौन से कलर की हैं, लाल कलर की। लेकिन बी क्या सोच रहा है, वो कौन सी कार है, ब्लैक कार। बेचता रहा हूँ मैं लाल कार, तुम कुछ भी सोचो, मैं क्या करूँ। देयर इज नो कंसर्न आइडेंटिटी हैंस इज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं जो बेच रही हूँ तो उसको मालूम होना चाहिए, वो कुछ भी सोचे तो उसे बताना है कि हमें ये कार कौन सी कलर की है, रेड कार की। अगर तुम्हें रेड कार चाहिए, इतना पैसा है तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्टी के पास जाएंगे। If A say to B, will you buy my red car for rupees 30,000 and B say yes to it, there is such a constant idea, the meaning is taken the same sense at the both the party। इसे पर चेंज कर दिया, बोला कि अगर तुम्हें लाल कलर की गाड़ी इतने में चाहिए तो बोला कि हाँ मेरे को चाहिए, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी मेरे को यहाँ पे क्या दिया है, एक थ्रेफ होता है, चोर वोर जो बोल दो, वो बोलता है कि टू शूट द बी, और इफ बी डज नॉट लेंड हिम 2000 एंड बी एग्री टू इट। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, एक दूसरे को मारने के आने के बाद जो भी है, मैं अगर किसी को मारने की बात करूँ या कोई मुझे मारने की बात करे, या मैं किसी को पैसा दूँ कि जाओ तुम उस बंदे को जाके XYZ को जाके मार के आओ, तो क्या वो एग्रीमेंट है? हाँ एग्रीमेंट है। इसके उसके बीच में, दोनों के बीच में बात हुई थी, लेकिन दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, अगर लॉ के हिसाब से हम देखते हैं, चलते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यहाँ पे हम किसकी बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मारने की बात कर रहे हैं, सामने वाले के बंदे को मारने की यहाँ पे बात कर रहे, तो वो क्या हो गया, इलीगली हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का, कौन सी पार्टीज कब आएगी, क्या है, वो दिया। द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन द लीगल एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन होना चाहिए, is of the person of majority according to law to which he subjects and with a sound mind, or is not otherwise disqualified to form the operated by the law and subjects to। क्या मतलब क्या दिया बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ क्वालिफिकेशन ए की बारे में बात कर रहे हैं। रिफर टू एज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन एंटर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ 18 ईयर ऑफ एज। 18 साल प्लस कोई भी हो, वो 18 साल प्लस होना चाहिए, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट या पर्सन एंट्री होते हैं। अगर 18 साल से नीचे होता है तो उसको माइनर हम बोलते हैं, और वो इनकम्प्लीट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बी के बारे में बोलना है, द पर्सन टू बी अ साउंड माइंड, ही शुड बी अ सेंस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। जो भी सामने वाला बोल रहा है, बता रहा है, उसको समझना चाहिए। वो इडियट नहीं होना चाहिए, ड्रंकेट नहीं होना चाहिए, नशे में घूमने वाला ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। आराम से सीधा सिंपल खड़े रहे, और जो भी हम बता रहे हैं वो सामने वाला सुनना चाहिए। अगर तुम इडियट की तरह से, पागल की तरह हरकत कर रहे हो, तुम्हें कुछ तुम्हारा बेटे साइन करा दिया जाए, तो वहाँ पे उसके जो फैमिली वाले हैं बोल सकते हैं कि ये पर्सन, इसकी समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो तुम दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना था वो इलीगल है। और क्वालिफाइड सी के बारे में क्या बोलता, पर्सन एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डिस्क्वालिफाइड हिज स्टेटस इन एंटर इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट, कि बताना चाहिए कि जैसे अगर इंडिया में ही कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, हम इंडिया की बात किया जाए, तो वो इंडियन पर्सन होने चाहिए, या एनिमीज नहीं होने चाहिए, लॉफुल्स के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सब भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे बनाना है।
अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में क्या यहाँ पे दिया गया है, जो कंसेंटेंट होता है जहाँ पे क्वाइट प्रो क्यू बोला जाता है। तो ए एग्री करता है टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹100। तो यहाँ पे बी प्रॉमिस कर देता है ए को कि मैं तुम्हें ₹100 दूंगा, और ए प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अपनी बुक दे दूंगा। तो लॉफुली कंसेंट क्या होता है, तो जहाँ पे एक दूसरे को हम प्रॉमिस करते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे होती है। जैसे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स या जहाँ पे नॉन लॉफुल ऑब्जेक्ट्स कुछ भी आने नहीं चाहिए, और जो भी अगर नॉन लॉफुल्स होंगे तो वो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ होता है। जैसे अगर आप नीचे का 15 जो एग्जाम्पल दिया है, बोले हैं ए एग्री करता है टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट द 100 kg ऑफ ड्रग्स के बदले वो अपना घर बेचना चाहता है। तो ये लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है यार। ड्रग्स के बदले या कोई घर बेचता है क्या यार? पहली बात तो यही आ जाती है हमारे माइंड में, ऐसा कोई कर कैसे सकता है? तो इस तरीके से हमारे एग्रीमेंट्स वॉइड्स, इलीगल्स ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे लेटर दिखा था वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर नीचे दिया है तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो इसका पूरा यहाँ पे ना एक टेबल चार्ट बना के दे दिया है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जहाँ पे एक दूसरे को एग्रीमेंटली बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, और जो लोग के हिसाब से होता है उसको हम बोला जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे ए आस्क्स टू बी इफ यू वांट टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000। बी एग्री करता है कि हाँ मैं खरीदूंगा, और ए भी एग्री करता है कि हाँ ठीक है 10,000 में पैसे उसको दे देंगे, तो वहाँ पे हम वो ले लेंगे। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, वैलिड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, जब पे मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक विद द पब्लिशर, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाई इन एक्सीडेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइड। मिस्टर एक्स ने एग्री किया कि मैं बुक लिखूंगा इस पब्लिशर के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया, वो मर गया। मरने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म जो हो जाता है उस वर्ड को हम यहाँ पे बोलते हैं वॉइड। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जैसे बोला खत्म मतलब वॉइड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्स बाय द लॉ एट द ऑब्जेक्ट ऑफ वन और मोर पार्टी देयरफॉर बट नॉट एट द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर एंड अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो बता, तो एग्जाम्पल देखेंगे ना, फटाफट समझते हैं। X promised to sell his scooter to Y for ₹1 lakh. However, the contract of X has been broached by the Y at the gunpoint. X promised to sell his scooter to Y for the 1 lakh. X promise करता कि मैं तुम्हें अपना स्कूटर बेचूंगा 1 लाख रुपए में। The X has been processed by the Y at the gunpoint. गन पे रखा गया X को, चल मेरे को बेच दे 1 लाख रुपए में स्कूटर। तो X is agrees the party and the contract is voidable option but not the option by the of Y. It means the X accept the contract becomes the valid contract, then the Y has no option to resign the contract। जब उसको गन पॉइंट में रखा गया, गन पॉइंट पे रख के उससे सामान उसे लिया जा रहा है कम पैसे में, तो वो क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। लेकिन वहाँ पे ही अगर X बोलता हाँ चलेगा मैं बेच देता हूँ तुम्हें 1 लाख रुपए में, तो वो चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे देखा जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही समझ आता है कि जो लीगली नहीं होता है तो उसको हम कैसे बोल सकते कि हाँ चलो हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल या लॉ के हिसाब से अगर नहीं बनता है तो वो इलीगल हो गया। से B agree with S to purchase a brown sugar. It is an illegal agreement. A normal and public policy are the illegal in the nature. नेचर में जो भी हम पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं वो illegally एग्रीमेंट में आ जाती हैं। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्स बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट और इलीगली एग्रीमेंट के बीच में यहाँ पे क्या है, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट अ नेसेसरी इलीगली बट इलीगली एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड एग्रीमेंट। And unenforceable contract. A brought a good for ₹B in 2015, but no payment was made till 2019. 2015 में गुड्स लेके आया था ए से, लेकिन उसने पैसा नहीं भरा कब तक, 2019 तक।
तो बी कैन नॉट sue ए फॉर द पेमेंट इन 2019 एज इज क्रॉस द 3 year एंड बैरर बाय द लिमिटेड एक्ट। एज पर हमारा जो लिमिटेड एक्ट बनता है उसमें बोला कि आप जब कोई सामान बेचते हो और सामने वाला अगर आपको पैसा ना दे तो 3 साल के अंदर अंदर आप उससे सामने वाले से पैसा लीजिए। नहीं दे रहा हो वो अगर 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर, तो उस 3 साल के अंदर अंदर ही आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2015 में सामान खरीदा, 2019 से पेमेंट नहीं आया, तो वो अब जाके कोर्ट में जाके फाइल नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ऑन बेसिस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अभी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखो, ए टेल बी ऑन द टेलीफोन दैट ही ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 lakh, बट बी इज रिप्लाई इन्फॉर्म ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। दिस इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने तुम्हें फ़ोन किया, मैंने बोला चलो मैं घर बेच रहा हूँ, तो घर चाहिए 2 लाख रुपए का। आपने बोल दिया हाँ मेरे को चाहिए, तो आप एक्सेप्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेयर अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक अप द लगेज ऑफ ए टू कैरी आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए अलाउड हिम टू डू सो। कूली आया रेलवे स्टेशन, सामान उतरे, कूली आया आपका सामान लिया और चलता रहा, तुम भी चल रहे हो उसके पीछे पीछे, तो ए अलाउड हिम टू डू सो। इफ इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ए मस्ट पे फॉर द सर्विस ऑफ द कूली डिटेक्टेड बाय हिम। इसका और एक अच्छा उदाहरण देती हूँ, जो अगर बम्बई में अगर रहते हो, अगर खासकर अपने इस पे शेयरिंग पे ऑटो अगर जाते हो, जब भी शेयरिंग ऑटो हो गया है, जो भी आप ले लो समझने के लिए यहाँ पे हम, तो तुम्हें मालूम है कि इस जगह जब पे मैं शेयरिंग ऑटो चढ़ने वाला हूँ, इस जगह से पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए मेरा 10 रुपये भाड़ा है। तुम पूछो नहीं पूछो, तुम्हें मालूम है 10 रुपये देना है नहीं देना है, फर्क है ना। तुम्हें मालूम है 10 रुपये देना पड़ेगा, इसको तुम 5 रुपये 8 रुपये 20 रुपये दोगे नहीं, तुम ऑटो से उतरोगे और तुम्हें 10 रुपये देना पड़ेगा। जो अगर मीटर पे चलते हैं तो 18 रुपये स्टार्टिंग होता है, जो भी मीटर पे जितना दिखेगा वो तुम्हें पे करना पड़ेगा, मतलब बिना बोले बिना बताए तुम्हें उतना उसको पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या देखो, एक और एग्जांपल दिया, अ ड्रिंक अ कॉफी इन रेस्टोरेंट, बिल जो आएगा उतना पैसा तुम्हें कॉफी का देना पड़ेगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जहाँ पे हम फाइंड करते हैं जो लॉस ऑफ गुड्स होता है, तो रिटर्न डेम टू ट्रू ऑनर और वैलिडिटी ऑफ पर्सन, जो भी उसका मालिक होता है उसके पास हम ये कॉन्ट्रैक्ट उसका सामान वहाँ पे हम पहुँचा देते हैं। कभी कभी कैसा होता है, व्हेन द मनी इज पेड अंडर द मिस्टेकली टू रीपे इट बैक कैन नॉट बी सेड टू अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इवन इट इज अ रिस्मोस्ट इन सेंसेस। अभी आज के टाइम पे हमारे पास ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन गए हैं, तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉनिक से किया जाता है, तो वो हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर चार्जेस किया जाता है, या पे हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, या एक जस्ट एक माउस क्लिक कर दो तो वहाँ से हमें वो, या ईमेल हो गया तो इससे हम ई कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे व्हेन द ग्रोसरी सेलर sugar on the cash payment, it is an exit contract because both the party has done what they were to be under the contract। दोनों को मालूम है जब वो सामने वाला अगर शुगर ले रहा तो उसके बदले उसको पैसा देना पड़ेगा, उसके बदले उसको शुगर देना पड़ेगा, दोनों को यहाँ पे चीजें मालूम है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे when the G agree to take his student of H, a pre-engineering student, for the next month, and H is considered to promise to pay G 1000 rupees per month, the contract is executed because yet to be carry out। अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, तो जो चीज़ होने वाली होती है उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद किया जाए तो एम ने एडवर्टाइज किया है पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹5000 एनीवन हु फाइंड द मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग हिम। एम प्रॉमिस करता, एम ने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया है कि ये मेरा बच्चा ये गुम हो गया, इसका एडवर्टाइजमेंट डाला है, अगर जो भी लेके आएगा तो उसको 5000 रुपये मिलेंगे। As soon as B track the boy, they come to accept and contract because the B has performed the share of obligate at agreement to pay M को। तो जो बच्चा था वो गुम हो गया था, B लेके आता है उसके घर पे, जब B लेके आता है घर पे तो उसको M को क्या, M में एडवर्टाइजमेंट डाला था कि वो 5000 रुपये देगा, तो अब B को अभी काम है 5000 रुपये लेने का, तो M हैव टू पे द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू B। तो एक तरह से देखा जाए जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली चीज़ है।
बिलिटरी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ए प्रॉमिस टू सेल हिज पायलट टू बी फॉर 1 लाख कैश डाउन बट बी पे ओनली 25,000 एज द अर्लीस्ट मनी एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट संडे। पायलट सेल करता है जहाँ पे उसको 1 लाख रुपये कैश पेमेंट देना होता था, लेकिन देता कितना है, 25,000 देता है। बाकी का जो पैसा होता है वो नेक्स्ट संडे को देने वाला होता है। ऑन अदर हैंड बी गिव द प्रॉमिस ऑफ पायलट टू बी एंड प्रॉमिस टू एक्सेस द सेल्स नीडेड ऑन द रिसिप्ट टू द होल अमाउंट। एक अमाउंट हम लिख के दे देंगे, वो जो अमाउंट बाद में जब लिया जाएगा तो उसको बोला था बिलिटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है हम प्रपोजल एंड ऑफर एंड सेक्शंस ऑफ ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ऑफर और प्रपोजल, जब कोई व्यक्ति जब उसको ऑफर देता है, जब कोई द पर्सन हु टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी। जब कोई पर्सन ऑफर देता है सामने वाले को तो हम उसको बोलते हैं ऑफरी, और जब कोई पर्सन एक्सेप्ट कर देता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस या एक्सेप्टर। अब आगे दिया फॉर द वैलिड ऑफर द पार्टी मेक इट मस्ट एक्सेप्ट इन विलीनेस टू डू एंड नॉट टू डू समथिंग। तो यहाँ पे क्या दिया, अ विलीनेस टू सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी। ए करता है कि मैं तुम्हें एक सर्टेन प्राइस ऑफ गुड्स को बी को दे दूंगा। ए इज विलीनेस टू नॉट अ डांस इन कंपटीशन ऑफ बी पे इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ money. A is willingness to not to dance in a competition if B pay his certain amount of money. B बोलता कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम डांस कंपटीशन में नाचोगे नहीं या डांस करोगे नहीं। The willingness must be expressed with a view to obtain the accept of the other party to whom the offer is made. With the A tell the B that he desire to marry by the end of 2019. It does not consider that the offer is made by A और B. A है ना, B को बोलता कि मुझे ना 2019 के अंदर शादी करना है। तो यहाँ पे बोला कि ये जो दोनों के बीच की बात हो रही है, यहाँ पे हम इसको बोल नहीं सकते ये ऑफर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की बात नहीं। जब B जब किसी को लेके आएगा, जब शादी होगी तो वहाँ पे जाके हम ऑफर की बात किया जाएंगे। ये बात खाली A है ना, B को बोल रहा है कि मुझे ना 2019 तक शादी करनी है। Therefore, the considered valid offer except the willingness must be made obtained by asset except to offer that in the above example a further added will you marry me। अगर ऐसे वर्ड यहाँ पे ज्वाइंट हो जाए तो उसी को हम बोले जाएंगे ऑफर। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और भी एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 3 लाख, इट इज एक्ट ऑफ डूइंग, तो ये पॉजिटिव ऑफर हो गया। वही अगर when A asks B offer his car made with the accident with the B scooter not to go court and he will pay the repairing charge to B for the damage to B scooter, act is not doing by the accident। तो ये तरह का एक नेगेटिव ऑफर यहाँ पे हो जाता है। काइंड ऑफ ऑफर्स पढ़ेंगे, क्लासीफाइज ऑफ ऑफर दिया है जहाँ पर जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जर्नल ऑफर्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो हमें एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ दे रखे तो हम उस पर पढ़ लेंगे डायरेक्टली। जर्नल का मतलब ही हो गया है कि जहाँ पे सभी को एक साथ पे एक व्यक्ति खड़ा है, कोई एक जगह पे अनाउंस करता है कि मेरा ये या डॉगी या ये कुछ है वो गुम हो गया, जो भी लेके आएगा उसको इतना इतना पैसा उसको मिलेगा। उसने जर्नली अनाउंसमेंट कर दिया है। तो वहाँ पे उस व्यक्ति जब वो कोई भी अगर व्यक्ति जब लेके आएगा उसका डॉग या जो भी, तो उसको उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया। तो मतलब वो व्यक्ति जो ऑफर दे रहा है वो और जो लेके आएगा उसके बीच में इनडायरेक्टली वे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। स्पेशल ऑफर बोला जाए तो स्पेशली एक पर्टिकुलर पर्सन को ही वो बोला है कि ये मेरी चीज़ है, ये तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट, तो ये क्या हो गया, स्पेशल ऑफर हो गया। अब देखते हैं क्रॉस ऑफर क्या होता है। क्रॉस ऑफर से उसका वर्ड का मतलब भी पड़ रहा है कि जहाँ पे क्रॉस सिस्टम यहाँ पे यूज किया जाएगा। इफ ए मेक अ प्रपोज टू बी टू सेल हिज कार फॉर ₹2 lakh एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेकिंग ऑफर टू परचेज द सेम कार एट ₹2 lakh फ्रॉम द ए, it does not accept. B was not aware the proposal made by a A. A proposal करता है B to sell his car for ₹2 lakh,
बी को मालूम ही नहीं है, कार्ड एक्सेप्ट ली हो गया है, इट इज़ नोन एज अ क्रॉस ऑफर। अब आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इंपॉर्टेंट है। अ एफर्ट टू सेल हिज पायलट टू बी फॉर ₹10 लाख, बी एग्री टू बाय इट फॉर ₹2 लाख। यहाँ पे हम एक देखा जाए तो हम बार्गेनिंग जो करते हैं ना, उसको हम यहाँ पे काउंटर ऑफर बोलते हैं। बेचने कितने का था? 10 लाख रुपए में, और अगर सामने वाला बोलते नहीं मेरे को यहाँ पे 8 लाख रुपए में ही चाहिए, अगर ए एक्सेप्ट कर देता है तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर देगा तो वैलिड हो जाएगा। तो इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग और काउंटिंग और ओपन ऑफर्स की बात किया जाती है यहाँ पे, जहाँ पे वो हमेशा एक ऑफर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन होती है, जो हम कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए हो गए हैं। जो भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होती है वो कभी भी ऑफर नहीं होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक तरह के इनविटेशन दे दिया हो किसी को कि हमारा यहाँ पे गुड्स है और इसका ऑफरिंग प्राइस ये है, तो उसको हम बोल नहीं सकते कि वो जो ऑफर बन गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें रिपीटेड सेम चीज़ आ रही है तो वो हम देखेंगे नहीं। हाउ टू मेक अ ऑफर, तो ऑफर कैन बी एक्ट एंड एक्सेप्टेड, ऑफर कैन बी वर्ड्स या कॉन्ट्रैक्ट से, अगर वर्ड्स हुआ तो वो रिटर्न में या ओरल में होगा। एक्सेप्टेंस कैसे होगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट में कर रही हूँ तो मेरे ऊपर मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, कोई मुझे ऑफर दे रहा है या प्रॉमिस कर रहा है, तो जब मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर दूँ तो मतलब उसका मतलब हो गया मैं उसको प्रॉमिस भी कर रही हूँ कि ये मेरा ऑफर था आपका जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अलग अलग रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट इज ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू बी ट्रेन ऑफ द गन पाउडर। तो ऑफर शुड बी लीगली होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए। सेम पॉइंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होता है। अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस। तो जो ऑफर बनाएगा तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकता है या टेलीफोन भी हो सकता है, या मतलब एक तरह से भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से ऑफर यहाँ पे बनते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट्स कम टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी बनेगा जब हमें मालूम हो कि किसके साथ हम वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जैसे ए मेक अ प्रपोज टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 लाख। द लेटर कंसिडर ऑफर इज पोस्ट ऑन 10 मार्च। If the letter reached to B on 12 March, the offer is stated that there has been communication on 12 March. A ने कब दिया था एडवर्टाइजमेंट? 10 मार्च को। B को जिस दिन मिलेगा, सामने वाले को जब मिलेगा तो उस दिन को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। जिस दिन हमें मिलता है, जिस दिन हमें मालूम पड़ता है, जिस दिन हमें मिलता है उस दिन हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे आप। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण पूछूं तो अगर मैं 12 मार्च को लेटर देती हूँ और आपको 16 मार्च को पोस्ट है, तो ऑफर हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हो जाएगा? 16 मार्च को। जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आपका वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होता है। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। या रिटर्न में होगा तो रिटर्न में हम लेटर, टेलीग्राम, टेक्स्ट, ईमेल बोल दो। ऑनलाइन हुआ तो मैं फ़ोन करके बात कर लूँगी, चलो हाँ ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे ए ऑफर ₹50,000 टू बी इफ ही डज नॉट अराइज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज ए एविडेंस टू बी कैश, बी डज नॉट अराइज द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ कोर्ट, हर ओमिशन ऑफ डूइंग एक्ट अमाउंट टू बी एक्सेप्ट। ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्ट बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से हमें जो भी कम्युनिकेशन ऑफ बन रहा है उसको हम वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एज अगेंस्ट द प्रोपोजल भी होता है और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर्स भी होता है। एज अगेंस्ट द प्रोपोजल्स का मतलब यहाँ पे हो गया जो भी हम कमीशन के ट्रांसमिशन होता है जो एक्सेप्टर के विदाउट सेम होता है, और एक्सेप्ट के मतलब द नॉलेज ऑफ प्रोपोजल के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए और प्रोपोजल को हमें एक्सेप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन तो अभी अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, तो बस उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, द अदर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अलग अलग तरीके से दो एंगल बोलते हैं ना, कॉइन के दो साइड देखो, तो वैसे यहाँ पे
हर एक प्रपोजल को दो तरीके से अलग अलग व्यू से देखा जाता है। रिनोवेट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्ट, तो रिनोवेट का मतलब होता है जो भी हम प्रपोज या एक्सेप्ट करते हैं वो कम्प्लीटली होना चाहिए। एज अगेन द पर्सन हु मेड इट when it put to the consent of transmission to person to whom it is made, so as he be out of power of person who made it। और lawfully होना चाहिए, illegally बिल्कुल नहीं होना चाहिए। By the notice of renovate, say A offered the B to sell a good for ₹5,000 to a post, but before the B could accept the offer, A received the highest bid for the goods from C. The A revoked the offer to B by informing B over the telephone and sold the goods to C. A ने ना B को ऑफर किया कि मुझे घर बेचना है 5,000 रुपये में, और पोस्ट करके बेच दिया उसको। B को जब तक नहीं मिला उसके पहले C आके बोलता है मुझे घर चाहिए और ज़्यादा अमाउंट रहता है तो 8,000 दे देता है। A ने कितने का ऑफर किया? 5,000, लेकिन सामने वाले C कितना बोलता है मैं तुम्हें 8,000 रुपये दूंगा, मुझे ये घर दे दो। तो अभी A का काम क्या होता है? B को फ़ोन करके बताने का। A ने फ़ोन किया कि ये जो घर है वो अब तुम्हें नहीं बेच रहा हूँ, मैं C को बेच रहा हूँ। तो ये भी होता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम तो आपको मालूम है, अनयूनिफॉर्मली कंडीशन प्रेजेंट मालूम है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है और ये समरी राइटिंग है। आप लेसन एक बार रीड करने के बाद समरी राइटिंग को 3 से 4 बार रीड कर लो, क्योंकि पूरी हर चीज़ डिटेल्स में यहाँ पर समरी राइटिंग में अच्छे से दी होती है, जो इम्पोर्टेंट बहुत है। तो वो आपको करना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। प्लस नीचे यहाँ पे कुछ MCQs दिए गए हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे नीचे आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। तो पहले आप ऊपर सॉल्व करें, उसके बाद नीचे जो आंसर्स दिए उसके हिसाब से आप चेक करो क्योंकि वो आंसर्स आपके राइट है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। प्लस बड़े आंसर्स भी दिए गए हैं और एग्जाम्स में आपके बड़े आंसर्स आएंगे, MCQs नहीं आते हैं लॉज के, बड़े आंसर्स आते हैं। तो आपको इसमें सेक्शंस किस चीज़ का क्या काम है। और मेरा एक राय है इसमें एक चीज़ आपके लिए कि आप इसमें ना अपने क्या बोल एग्जाम्पल अच्छे से डालें, एग्जाम्पल डालें। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको वो कार और उसका जो एग्जाम्पल समझाया था ना, वैसे भी आप डायग्राम साइड में बना के वो भी आप डाल सकते हो। तो उससे भी क्या होता है, इजीली समझ में आता है। इस तरीके से आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट कर दे दिया यहाँ पे मैंने आपके लिए। और जितना हो सके मैंने उतना मैंने आपको इजीली वे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो मैं नॉर्मल बेसिक पे आप समझा दिए। अभी आंसर्स कैसे लिखने हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो। इस तरीके से आप आंसर्स आपको लिखना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे एग्जाम्पल भी डालना चाहिए कि एग्जाम्पल्स क्या यूज़ किया, किस तरह से आप एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर लो। अच्छे खासे अपने एग्जाम्पल्स डाल सकते हो यहाँ पे, तो ये यूज़ कर सकते हो। मैं और भी लेसन्स अभी तक मैंने अकाउंट्स के लेसन्स कुछ लेसन्स डाल दिए। मैथ्स का मैंने 2 लेसन्स मैंने डाल चुकी हूँ और ये लॉ का मेरा अभी तो फर्स्ट लेसन मैंने डाल चुकी हूँ। आगे मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेसन्स में डालने वाली हूँ, अभी इकोनॉमिक के भी डालने वाली हूँ। और अगर आपको CA का पूरा डिटेल चाहिए तो वो भी मैंने नीचे एक वीडियो डाला हुआ है। कब एग्ज़ाम से, डेट ऑफ, अगर आप जून में पेपर दे रहे हैं कोई, तो जून का भी मैंने नीचे डाला हुआ है। तो वो भी आप जाके मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको विशाखा CA एकेडमी के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा, तो वहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड स्टे होम। जब तक ज़रूरत नहीं हो घर से बाहर मत निकलो। और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और उसको कैसे रजिस्टर करना है इसका भी मैंने अभी ये एंड ऑफ आप ये पे वीडियो क्लिप देख सकते हो, तो इस पे आप जाके आप क्लिक करो, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। मैंने फुल बताया कि कैसे बुक करना है, किस तरीके से बुक करना है, सब कुछ मैंने बताया है। तो देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।